हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गद्य खंड से पाठ 6 स्पीति में बारिश इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं कृष्णनाथ और आज मैं आपको इस पाठ का प्रारंभ में केंद्रीय भाव बता देती हूँ। उसके बाद इस पाठ का सारांश आपको बताऊंगी। बुक्स में आप लोग डिटेल्स पूरा रीडिंग करके पढ़ेंगे और उसके बाद उसका सारांश वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस पाठ का केंद्रीय भाव। तो स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृतांत है। ठीक है, जैसे कहानी होती है, नाटक होती है, एकांकी होती है, संस्मरण होता है, उसी प्रकार एक यात्रा वृतांत भी हिंदी की एक विधा है। ठीक है, तो स्पीति में बारिश जो है वो एक यात्रा वृतांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। स्पीति एक स्थान का नाम है जो कि हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित है। ठीक है, यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विषमताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। तो स्पीति एक हिमाचल प्रदेश का बहुत ही सुंदर स्थान है और बहुत ही दुर्गम क्षेत्र भी है जहाँ पे लोग बड़ी कठिनाई से पहुंच पाते हैं और बड़ी ही कठिनाई भरा जीवन भी व्यतीत करते हैं। कुछ पर्यटक लोग स्पीति में यहाँ के दृश्यों को देखने के लिए आते हैं। तो इस पाठ में कवि ने, लेखक ने यहाँ की स्पीति की भौगोलिक प्राकृतिक विशेषताओं के साथ साथ यहाँ की पर्वतीय स्थलों का भी वर्णन किया है। और इस पाठ में इस स्थल की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु और भौगोलिक स्थिति का भी वर्णन इस पाठ के माध्यम से लेखक ने किया है, जो आप पाठ के सारांश के रूप में वीडियो में समझेंगे। लेखक बताता है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्पीति है। ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। बहुत ही दुर्गम स्थान है, इसलिए इतिहास में इसका नाम आपने शायद अभी पहली बार सुना होगा, इसलिए इतिहास में इसका नाम ज्यादा फेमस नहीं है। आजकल संचार के आधुनिक साधनों में वायरलेस के जरिए ही केलंग व काजा के बीच संबंध रहता है। केलंग के बादशाह को हमेशा अवज्ञा या बगावत का डर रहता है। यह क्षेत्र प्रायः स्वतायत रहा है, चाहे कोई भी राजा हो। इसका कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल ही इसकी रक्षा तथा संहार करता है। पहले राजा का हरकारा आता था, हरकारा मीन्स उसका कोई सेनापति, तो उसके आने तक अल्प वसंत बीत जाता था। मतलब पहले आवागमन के साधन नहीं थे, एक मौसम पूरा ही आने में बीत जाता था। जोरावर सिंह हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। उनके यहाँ के घरों और विहारों को लूटा। स्पीति में लाहौल जनसंख्या जो है लाहौल से भी कम है। 1901 में यहाँ 3,231 लोग थे, अब यहाँ 34,000 लोग हैं। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत कम है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज से मिला है। अंग्रेजों ने 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से यहाँ का प्रशासन लिया था ताकि वे पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में जा सके। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा नोनो द्वारा चलाया जाता था। अंग्रेजी काल में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से नोनो काम करता था। स्थानीय लोग इसे अपना राजा मानते थे। 1873 में स्पीति रेगुलेशन में लाहौल व स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया।
यहाँ पर अन्य कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ के नोनों को मालगुजारी इकट्ठा करने तथा छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दिया गया। उससे ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर का जिला बनाया गया। इसके बाद आगे देखिए, स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यह इसकी भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, इस स्थल की। यहाँ चारों तरफ पहाड़ है। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी तिब्बत की तरफ से आती है तथा किन्नौर जिले से बहती हुई सतलुज में मिलती है। लेखक पारा नदी पिन की घाटी के बारे में भी मान भाई से सुना है। यह क्षेत्र अत्यंत बीहड़ और वीरान है। बीहड़ में जहाँ घने जंगल होते हैं। यहाँ लोग रहते कैसे हैं, स्पीति के बारे में बताने पर यह सवाल लोग लेखक से पूछते हैं। ये क्षेत्र 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं। वे एक फसल उगाते हैं तथा लकड़ी व रोजगार भी नहीं है। फिर भी वे यहाँ रह रहे हैं क्योंकि वे यहाँ रहते आए हैं। यह तर्क से परे की चीज है। मतलब लोग सोचते हैं कि इतनी कठिनाई भरे दुर्गम स्थानों में, इतने भीड़ जंगल में, इतनी परेशानी भरा जीवन जिस स्थल पर हो, वहाँ पे लोग कैसे जीवन गुजारते हैं। सिर्फ एक फसल पूरे साल भर में उगाते हैं और उसी के सहारे ये अपना जीवन गुजार रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले से रहते आए हैं, इसलिए ये रह रहे हैं। स्पीति के पहाड़ लाहौल से अधिक ऊंचे, भव्य व नंगे हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का अंतर्नाद जमा हुआ है। यहाँ हिम का अंतर्नाद है, ठिठुरन है और व्यथा है। स्पीति मध्य हिमाचल की घाटी है। यह हिमालय का तलवा है। लाहौल समुद्र की सतह से 10,535 फीट ऊंचा है तो स्पीति 12,986 फीट ऊंचा। स्पीति घाटी को घेरने वाली पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। दो चोटियां 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें 12 लचा श्रेणियां कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियां कहते। शायद बौद्धों के विदेश के मैदानी और पहाड़ी इलाकों से युवक युवतियों को स्पीति की पहाड़ियों में बुलाना चाहता हूँ ताकि वे यहाँ आकर अपने आत्मसंघार को नष्ट करें और अपने उत्साह से इन चोटियों के ऊंचाई संबंधी अहंकार को चूर कर सकें। यह दोनों ही यौवन के आनंद है। अर्थात नवयुवक ही साहस एवं सामर्थ्य के साथ अलग पहाड़ों को पार करते हैं। वे ऊंचाइयों से होड़ लगाकर खुशी का अनुभव करते हैं। स्पीति में अत्यधिक बर्फ गिरने से व वृद्ध लामाओं द्वारा माने मंत्र के उच्चारण से, लामा मतलब वो जो वहाँ के जो साधु संत होते हैं उनको लामा बोलते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा माने मंत्र के उच्चारण से वहाँ उदासी तथा नीरसता का वातावरण हो गया। अतः इस उदासी को तोड़ने का उपाय यह है कि वहाँ देश विदेश के नव युवक युवतियां आकर खेल एवं मनोविनोद करें, खुलकर अट्टहास करें, जिससे उदासी दूर होगी और यह नीरसता समाप्त होगी। तो देखा आपने कि किस प्रकार यहाँ पे स्पीति में बारिश का भौगोलिक वर्णन किया गया है और किस प्रकार वहाँ पे लोग दुर्गम पहाड़ियों के बीच, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच अपना जीवन बसर करते हैं, जिसे देखकर लेखक भी बहुत हैरान है। बताया जाता है कि लाहुल की तरह ही स्पीति में भी दो तरह की ऋतुएं होती हैं। कहीं सर्दियों का बखान किया है। यह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक बसंत ऋतु है। जून से सितंबर तक एक ऋतु होती है जिसको बसंत कहा जाता है। शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। बाकी जो जितना भी समय बचता है उसमें
शीत ऋतु होती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 अंश सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 अंश सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। बसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है। शीत में क्या होगा, अत्यधिक ठंड होगी, बर्फ गिरती होगी, है ना, कहीं रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में बसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, ना हरियाली आती है, ना वह गंध होती है। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, ना हरियाली आती है, ना वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज्यादा पड़ती है, नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती हैं। मुंह हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे शूल की तरह यह ठंडी हवाएं चुभती हैं। लाहुल में स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है, यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है। यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। प्रिय, जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ यह कामी जनों का प्रिय प्रवास राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुंचा। ये कालिदास जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन इस प्रकार यहाँ पे किया है। यह पावस यहाँ नहीं पहुंचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमालय की इन मध्य की घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहुल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। यह जानते नहीं कि बरसात में नदियां बहती है, बादल बरसते, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती है, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। जब लेखक स्पीति गए थे तो वहां जो देखा उन्होंने वही इस पाठ में वर्णन किया है। अगर कालिदास यहाँ आकर कहे कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधे पूरी करे तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगी कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी ठंडी और बंध्या रहती है, मतलब बहुत कम बारिश होती है यहाँ पे। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्यतः फसलें हैं यहाँ की दो किस्मों का जौ लगाया जाता है, गेहूं, मटर और सरसों। इसमें भी जौ मुख्य है। सबसे मुख्य फसल क्या है वहाँ की, जौ। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं। पानी कहाँ से मिलता है फसलों को, पहाड़ों से आने वाले नाले से, और उन पर बनाए गए पुल हैं। ये नालियां पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आता। स्पीति में भी ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता। अब वहां पे फसल पैदावार क्यों नहीं होती, उसका कारण ये मुख्य है जो मैं अभी पढ़ रही हूँ कि अत्यधिक ऊंचाई, वायुमंडल में दबाव की कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते। इस दो लाइन को आप लोग अंडरलाइन करके रख लीजिए। इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पीति में बारिश बहुत कम होती है। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खटखटा रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है? लैंप की लौ तेज की
खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, अर्थात बहुत अधिक ठंड पड़ रही थी। उनकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही है। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंशलीय तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंग छेन को हवा बचा रही थी। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस पार्ट में कि कैसे इसमें किस प्रकार इस पार्ट की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।